Hello, hello everyone. Good morning. Welcome to your class. Today's class to class 9th student subject science. पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर जो अपना सेकंड था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं और आई थिंक आपको उसका पीडीएफ भी मिल चुका होगा, तो आई होप आपने वर्क कर लिया होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और फिर स्कूल में आपको ठीक है आपको चेकिंग भी होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फोकस ऑन, देखो व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आपने पहले पढ़ दिया है इनके बारे में। ठीक है, तो इतने जो चीज कितने होते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 118 क्या है एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बात आती है एटम की। तो एटम क्या है, तो देखो एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट्स को ब्रोकन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, एटम होगा। अब बात है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि एलिमेंट से तो होता है, एलिमेंट का होता है एटम। अब जब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं कंपाउंड में। अब जैसे कंपाउंड की बात क्या है, सपोज करो आप H2 की बात करते हो, ये हमारा वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर एलिमेंट है क्या, बताओ। नो, वाटर एलिमेंट नहीं है। वाटर क्या है, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे मैटर्स जो है दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो सब कहलाते हैं कंपाउंड कहलाते हैं। जो वाटर में दो एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दिस चीज क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। बस आपके चैप्टर के 2 वर्ड्स आपको यहाँ क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एंशिएंट टाइम, एंशिएंट इंडियन ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड about the unknown and the unseen form of the matter. The idea of the stability of matter was considered long back in India 5 BC। देखो कि पहले क्या होता था, जितने फिलोसोफर थे वो इस बात को लेके असमंजस में रहते थे कि भाई मैटर जो होता है वो किसका बना होता है। ठीक है, और क्या इसकी स्टेज होती है। तो कम से कम यानी 500 BC से पहले एक इंडियन अपने भारतीय इंडियन फिलोसोफर थे। हम एक सेक्ट थे, सेक्ट मतलब एक ऋषि थे जिसको हम बोलते हैं महर्षि कणाद। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को बताया था कि जितने भी दुनिया के, जितने भी यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के मैटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, एक छोटे पार्टिकल के बने हुए होते हैं, जिसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। परमाणु क्या नाम दिया था, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बी केयरफुल। तो उसने जो महर्षि कणाद थे उन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम बताया था सिर्फ परमाणु। चलो बात गई। उसके बाद क्या हुआ था कि उनकी जो ये डिस्कवरी थी वो ज़्यादा फेमस ना हुई। ठीक है, और उसके बाद अनदर जो इंडियन फिलोसोफर थे जिसका नाम था फकुदा कार्तियाम, फकुदा कार्तियाम। ठीक है, तो वो भी इस चीज को एलोबरेट करते थे कि उन्होंने जो कहा है कि पार्टिकल्स वेरी एक्सिस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हिच गिव्स अ। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई ये बात सही है बिल्कुल। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो किसी बहुत छोटे छोटे जो है ठीक है पार्टिकल्स से क्या बनते हैं, कॉम्बाइन से बनते हैं। तो उसने भी इस बात का सपोर्ट किया। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में एक और फिलोसोफर थे, ठीक है, जिनका नाम था दो थे, क्या नाम था इसका, डेमोक्रिटस और द लीरोकिनियस। तो इन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि डिवाइडिंग मैटर इस स्टेज विल बी कम व्हेन पार्टिकल्स ऑफ कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है, ध्यान देना बिल्कुल, एक स्टेट ऐसी आती है जहां पर वो पार्टिकल जो है डिवाइडेड होना या फिर और ज़्यादा छोटा होना बंद कर देता है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम उन्होंने क्या एटम
एटम बोला, ठीक है, बट एटम नाम उन्होंने नहीं दिया, एटम नाम किसने दिया है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसोफर कंसीडर्ड एज नॉट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और पहले स्टार्ट कैन बी डन विद द एलिमेंट्री 18th सेंचुरी। तो जितनी बातें यहाँ तक थी ये सिर्फ 18th सेंचुरी में ही घूमती रही और इसका कोई डिस्कस नहीं निकला जाता। उन्होंने कहा था, इनकी बात को ध्यान में रखा गया, बट बाद में जो है 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन तो नहीं थे बट लेवोजियर, एंटोनी एल लेवोजियर थे, जिन्होंने केमिकल साइंस को आगे बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश किया था। यानी कि हम एक तरह से लेवोजियर को फादर्स ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने केमिकल साइंस में अपना बहुत डिस्कवरीज की थी, बहुत वर्क किया था, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था। और एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जोसेफ ली प्राउस्ट, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया था। अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या वो फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ध्यान से सुन लेना, कंजर्वेशन ऑफ मास कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ का या किसी भी मैटर का या किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब संरक्षित रहता है, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते, क्रिएट मतलब बना सकते, और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते, यानी डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। तो इसको कैसे बोलेंगे कि मास कैन नाइदर बी एंड क्रिएटेड और नॉर डिस्टॉर्ट, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते और ना उसको बना सकते, ठीक है। किसी भी केमिकल जो होता है उसका जो मास होता है वो हमेशा फिक्स होता है और हम उसमें ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो लेवोजियर अलोंग विद द अदर साइंटिस्ट नोटेड द मेनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ द टू न्यूमेरिकल्स। अभी मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड होते हैं वो दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि इनको जो रेशो होता है ना, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, इनका जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो फिक्स होता है। और पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ जो कंपाउंड होते हैं उनका रेशो हमेशा फिक्स होता है, तभी तो कोई चीज बनती है। समझ में आया नहीं आया? जैसे बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नहीं होता? तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है 1 और 8 के फॉर्म में लिया जाता है, 1:8 की फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन H तो होगा 1 और ऑक्सीजन होगा 8। समझ में आया? अब सोचो, अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है कि 9 ग्राम जो वाटर है, ठीक है, अगर हम लेते हैं तो उसमें से 1 ग्राम तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है ना हमेशा फिक्स होगा। सपोज करो आपने ज़्यादा वाटर लिया है, सपोज करो आपने एक टैंकर भर के वाटर में मंगाया ना, तो उसमें भी जो है वाटर की जो एलिमेंट्स है उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। तो यही तो हम समझाना चाहते हैं क्या, कि लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता, यानी कि बदलता नहीं है। जो चीज स्थायी होती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया को हम क्या लिखते हैं, अमोनिया जो होता है हमारा वो होता है NH3, ठीक है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो होता है 14 और हाइड्रोजन होता है 3। तो यानी इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है 14:3। तो ये फिक्स होता है, यही रहेगा, चाहे आप अमोनिया कमांड कम लो या फिर ज्यादा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। आगे बात सुन ले। नेक्स्ट है दिस लीड ऑफ द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द डिफाइनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। डिफाइनेट और कांस्टेंट का मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। अब देखो ये जो साइंटिस्ट थे ना प्राउस्ट, ठीक है, उन्होंने भी बताया था कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफाइनेट प्रोपोर्शन बाय द मास, यानी मास के द्वारा इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज द गिवन एप्रिशिएटेड explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory of the about the nature of the. Dalton picked the ideas of the divisibility of the matter which is elemental in the philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and the small particle of the metal atoms, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या हुआ था कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि भाई इनको डिवाइड कैसे करें, जो एटम्स वगैरह सॉरी एलिमेंट्स होते हैं इनको डिवाइड कैसे करें, ठीक है। तो ये जो बात चली आ रही थी 18th सेंचुरी में, वहां से उठाते हैं हम। तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान सुनना। एक फेमस साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डॉल्टन, क्या नाम था उसका, डॉल्टन, ठीक है, जॉन डॉल्टन। तो उन्होंने क्या है इस बात को बताया था
तो सबसे पहले एटम को एटम जो नाम देता है वो जॉन डॉल्टन ने दिया था। उन्होंने इस चीज को बताया था, देखो इसको मैजिक कणादे ने क्या बताया था कि ये परमाणु होता है ना, और एटम का मतलब भी क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, चलो, तो उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, और इसी पार्टिकल से मिलकर कोई एलिमेंट क्या होता है, बनता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। प्रोवाइड एन एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने ये बताया था कि हर जो मैटर का मास है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स एंड वेदर एलिमेंट और कंपाउंड, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके एटम्स जो होते हैं वो सेम कंडीशन होते हैं। तो उसने कुछ बातें बताई हैं जो हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर ले ये जितने पॉइंट है 6 से। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ द वेरी टिनी पार्टिकल। जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं। और एटम्स आर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ठीक है, और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बताया ना मैंने अभी। और नेक्स्ट है एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट ऑफ द आइडेंटिटी इन द मास एंड द केमिकल प्रोपोर्शन एंड और एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट के क्या होते हैं, मास अलग अलग होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। और अगला पॉइंट है एटम्स कंबाइन विद द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर एंड कैन बी फाउंड कंपाउंड द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ द एटम कैन बी कंस्ट्रक्ट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो 6 बातें उन्होंने बताई गई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अब हम अपनी आगे की जो क्लास है उसमें हम देखते हैं व्हाट इज एन एटम, और एटम के बारे में, एटम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी साइज क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, ठीक है, एलिमेंट्स के नाम कैसे राइट किए जाते हैं, फॉर्मूलाज कैसे राइट किए जाते हैं, इन सब पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे एंड आपको जो वर्क मिला है, ठीक है, उसे कंप्लीट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 है, 3rd के बारे में देख रहे थे। कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हमारे, लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शन वगैरह। ठीक है, आज हम देखते हैं व्हाट इज एन एटम, यानी कि एटम क्या होता है। तो देखो आपको पता है कि सब जैसे एक मैसन जो होता है ना, ठीक है, यानी कि जो कारीगर होता है वो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, एक दीवार बनाता है, फिर एक रूम बनाता है, फिर बहुत सारे रूम बनते हैं, फिर जाके एक बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, ठीक है, आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, थोड़े समझदार भी हो, कि एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, चाहे वो कोई भी मैटर हो। ठीक है, जैसे कोई भी है ना, फर्नीचर वगैरह जो भी है, या फिर कुछ भी पेड़ पौधा, हम मिट्टी, स्टोन वगैरह, पहाड़, सब, ठीक है, तो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या है, आपका एटम होगा। स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट कि उससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो ना सके, ठीक है, यानी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कभी, वो होगा आपका एटम। ठीक है, लेकिन इनकी लास्ट कंडीशन, लास्ट अवस्था, लास्ट स्टेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ बिग एन एटम, तो एटम कितना बड़ा होता है। तो देखो एटम जो होता है ना, उसकी साइज होती है, ठीक है, 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर, ठीक है, जिसको एनएम में शो करते हैं, 10⁻⁻10 एनएम न्यूटन मीटर। ठीक है, देखो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर द स्मॉलर देन द एनीथिंग वी कैन इमेजिन ऑफ द कंपेयर ऑफ विद, यानी हम कुछ भी सोचे ना उससे छोटा होता है। मोर देन द मिलियंस ऑफ द एटम्स वन स्टेप ऑफ द लेयर वन डे ऑफ द थिक्स। सोचो कि 1 mm कितना होता है, 1 mm छोटी सी जगह होती है, उसमें 40 लाख, 40 लाख, ठीक है। अच्छा, ये तो टॉपिक है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हाउ बिग आर एटम्स। ठीक है, तो एटम में रेडियस कितनी होती है इसकी, नैनोमीटर में। एक नैनोमीटर क्या है, ये रेडियस को मेजर करने की है, तो इसकी रेडियस होती है 10⁻⁻10। अब देखो कि अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग रेडियस होती है। जैसे एटम की हाइड्रोजन की कितनी, हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसकी रेडियस होगी ये, और बाकी का मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स की 10⁻⁻9, फिर -8, फिर -4, ठीक है। जैसे आंट है, चींटी, चींटी कितनी छोटी है, तो चींटी होती है -3, ठीक है। एप्पल, एप्पल कितनी होती है, -1, ठीक है।
अब देखो वी माइट थिंक द एटम्स ऑफ आर द सिग्निफाइड इन द साइज, ठीक है, व्हाई शुड वी केयर अबाउट द एंटिसिस, बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड ऑफ द एटम, क्योंकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है एटम से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो अब एटम की जब डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एटम्स हुए और उसके बाद हमें इनका नामकरण करना था, ठीक है, यानी इनको नेमिंग देनी थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इनको सिंबल देने थे, ठीक है, तो वो सिंबल इनको एक पिक्चर के आधार पर दिए थे, यानी डॉल्टन जो सब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल के बारे में सोचा था, जिन्होंने क्या है अपनी थ्योरी में सिंबल्स के बारे में सोचा था। बाकी जो ये सिंबॉलिक की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे उनसे रिलेटेड है, यानी कि सही से जो है बर्जीलियस ने ही इनको सिंबल दिए थे, ठीक है। और जो डाल्टन थे ना, डाल्टन इन्होंने सर्वप्रथम सिंबल देना स्टार्ट किया था, तो इन्होंने जो सिंबल दिया था, ठीक है, वो कुछ पिक्चर के आधार पर दिया था, जैसे देखो ये विच क्वाड्रेलर बोलेंगे, ठीक है, और जैसे ये है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या फास्फोरस, ठीक है, और सल्फर के लिए ऐसा साइन है, तो ऐसे मतलब कुछ पिक्चर के आधार पर शो किया था। बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ कम हमारे पास क्या थे एलिमेंट थे, बट धीरे धीरे क्या है एलिमेंट बढ़ते गए, ठीक है, एलिमेंट बढ़ते गए तो क्या है इतने सारे पिक्चर्स कहाँ से लाए, तो इसको अलग से कुछ नामकरण देना था। तो देखो पीछे पेज चेंज करो, तो सबसे पहले देखो इसका नामकरण जो हुआ था ना वो ये हुआ था कि भाई बर्जीलियस के अकॉर्डिंग के इनका नामकरण जो है इनके नाम के फर्स्ट लेटर से दिया जाए, जैसे कार्बन है, कार्बन को सी, ऑक्सीजन को ओ, ठीक है, हाइड्रोजन को एच, ये जो नाम है ऐसे, ठीक है, नाइट्रोजन को एन, यानी कि सबसे पहले ये हुआ था इनको इनके फर्स्ट लेटर से दिया जाए। बट दिया भी कुछ है उनको दिया, लेकिन क्या धीरे धीरे बाद में क्या है कि एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले भी काफ़ी बढ़ने लग गए। जैसे देखो कार्बन तो सी से स्टार्ट होता है, एक कोबाल्ट होता है, ठीक है, वो भी सी से स्टार्ट होता है, एक कैल्शियम होता है वो भी सी से स्टार्ट होता है, तो सी से स्टार्ट होने वाले आगे बढ़ने लग गए। तो फिर क्या हुआ था, फिर दोबारा ये बनाया गया था रूल कि अब इनको जो है बाकी के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको उनके पहला लेटर तो कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल होना चाहिए, इस हिसाब से दिया जाए। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम CaL, ठीक है, तो ये जो Ca है इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से दिया गया था, ठीक है, हमने दिए भी थे, है ना, जैसे एल्यूमिनियम है Al, ठीक है, ऐसे। लेकिन फिर बाद में और एलिमेंट आ गए, तो कहने का मतलब फिर और सोचा कि भाई और क्या करें, जैसे मान लीजिए जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है तो सोडियम को हम Na लिखते हैं, सोडियम क्या लिखते हैं Na, सोडियम का Na लिखते हैं, जबकि सोडियम किस स्पेलिंग ये है, तो यानी कि एस से स्टार्ट हो रहा है फिर Na को लिखते हैं। तो देखो ये क्या होता कि जब हमारे पास हमने दो लेटर दे दिए थे ना, उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें, तो जो भी वर्ड जो भी एलिमेंट आए उनको उनके लैटिन, देखो लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए थे। जैसे आयरन जो होता है उसका सिंबल है Fe, आयरन को Fe क्यों बोलता है, क्योंकि लैटिन वर्ड से उसको क्या बोलते हैं, फेरियम बोलते हैं, इसलिए इसको क्या दिया Fe दे दिया फेरियम का, ठीक है। और जैसे सोडियम है, सोडियम को Na क्यों दिया, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में नाइट्रियम बोलते हैं, तो NaTrium, तो Na ले लिया उसका, ठीक है। और ऐसे पोटेशियम को जो है वहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं, इसलिए पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम को किस रिप्रेजेंट करते हैं, K से, क्यों, क्योंकि पोटेशियम को वहाँ की भाषा में क्या बोलते थे, कैलियम बोलते थे, कैलियम का K ले लिया, तो यानी कि लैटिन जर्मन जो लैंग्वेज थी वो ग्रीक जो लैंग्वेज थी उन्हीं के अकॉर्डिंग ले लिए। अब बात करते हैं जो टेबल नंबर 3.1 है, इसमें देखो कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल दे रखे हैं, तो इसको अच्छे से आपको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ लेना है, और ये एलिमेंट जो है एलिमेंट के सिंबल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका है एटॉमिक मास, ठीक है, तो एटॉमिक मास इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो देखो समझो इसको कैसे, इज द मोस्ट रिमेम्बर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोफेस्ड ऑफ द एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, ठीक है। द थ्योरी could explain law of the constant proportion so well scientific work purported to the measure of the atomic mass to the atom, यानी कि किसी भी एटम का मास
सबसे आपको पता सब जितने भी एटम होते हैं उनका कुछ मास होता है, अपने एक डिफाइनेट मास रखते हैं वो, लेकिन हम उसको किस प्रकार हम उसको मेजर करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, तो उस टाइम देखो सिंस डिटरमाइन द मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम बाय द रिलेटिव डिफिकल्ट टास्क, मतलब हर एटम का अलग मास निकालना एक तरह से बहुत मुश्किल टास्क था। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म। लेट अस टेक टू एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड जैसे CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो CO2, अगर ऑक्सीजन 2 लेंगे तो ये तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन 1 लेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो CO है, ठीक है, कार्बन को अब इनको क्या जैसे मान लीजिए C का तुमने 4 ग्राम कार्बन ले लिया और 3 ग्राम क्या ले लिया, हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब इनको कंबाइन करेंगे तो देखो ध्यान से देखो इसको, तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन 4 ग्राम हमने ये ले लिया और 3 ग्राम हमने ये ले लिया। अब देखो कि हम हर एटम को क्या है सिर्फ कार्बन के फॉर्म में ही देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्बन इसको निकाल देना 3G/4, ठीक है, नहीं ऑक्सीजन, अच्छा ये 3G है, ये 4G है, ठीक है, तो कार्बन इसको हो जाएगा 4G/3G, ट्रांसफर हो जाएगा ना। इसलिए तो कहने का मतलब है कि हम हर एलिमेंट को कार्बन के फॉर्म में लेंगे तो हम उसका जो है 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर यानी पहले जो एटॉमिक मास की जो यूनिट थी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एटम की जो रेडियस है उसकी यूनिट क्या होती है, nm, न्यूटन मीटर, और एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो AMU थी, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, पहले AMU थी बट धीरे धीरे ये चेंज हो गया था। ठीक है, जब IUPAC की पद्धति आई थी उसके IUPAC के अकॉर्डिंग तो इसको सिर्फ क्या लिखने लगे, ओनली U, फिर लिखने लगे U। ठीक है, तो इस टाइप से अब देखो नीचे देखो अच्छे से, देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ द 1U, यानी कार्बन का कितना हो गया 1U हो गया 1U। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का कितना हो गया 1.33U, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हो गया 1.33U, यानी जो ये क्या है यूनिट, हम यूनिट किसके U से रिप्रेजेंट करेंगे। 1.33 कैसे हुआ था, देखो 4 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 1.33 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे, next whole number are the near to be whole number as possible while searching of the various atomic mass units. Scientists initially took the 16 of the mass of atom naturally. ठीक है, यानी कुछ मास के उनको नेचुरली उन्होंने डिस्कवर किया। ऑफरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। ठीक है, these mass are considered। देखो पहला पॉइंट, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ए लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन जो है ज्यादातर जो एलिमेंट से क्या है रिएक्ट करता है, इसलिए वो क्या ज्यादा कंपाउंड बनाता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ द एलिमेंट एंड होल नंबर। ठीक है, इसलिए जो है उनका मास एक होल नंबर में मिलता है। However, in 1961, अब देखो 1961 की बात करते हैं, फॉर ए यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास यूनिट, है ना। 1961 में सबने जो है एटॉमिक मास की यूनिट क्या था एक्सपेक्ट किया था। कैसे किया था कि कार्बन 12 आइसोटोप्स है। कार्बन 12 क्या है, कार्बन के एक आइसोटोप्स है। तो कार्बन 12 वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द मेजरिंग एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास को मेजर करने का सबसे जो मेथड था वो है कार्बन 12। अब देखो अब ये कैसे है, जैसे वन एटॉमिक मास, ध्यान से सुन लेना, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एक्चुअली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन, यानी किसी भी एटम का जो मास होगा, ठीक है, वो कार्बन के 1/12 पार्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कार्बन का क्या है 1/12 पार्ट के अकॉर्डिंग होगा। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कार्बन का 4/3, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़े कार्बन के 1/12 पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, the relative atomic mass of the elements having the found with the respect of the atom carbon कितना 12, यानी कि रिलेटिव मतलब जितने भी एलिमेंट है बाकी के तो उनका मास है सबका कार्बन 12 के आइसोटॉप्स के रिलेटिव में क्या होगा फाइंड किया जाएगा इन फ्यूचर। ओके, अब देखो इस चीज को हम समझते हैं कैसे। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, जब फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, यानी कि एक मतलब फ्रूट्स वाला है, ठीक है, वो फल बेचता है लेकिन उसके पास कोई बांट नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, तो फ्रूट सेलर वाला जो है क्या करता है फ्रूट बेचता है लेकिन उसके पास क्या नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट का कोई बांट वगैरह नहीं है, वेट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है
जैसे उसके बाद वाटरमेलन है, तो वो वाटरमेलन क्या करता है, एक तरह से उसके 12 क्या है, इक्वल पार्ट्स कर देता है, जैसे तरबूज होता है उसके इक्वल पार्ट्स कर देता है, ठीक है। तो ही मेक्स 12 पार्ट्स विद पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ द ईच फ्रूट इज सेलिंग, ठीक है। और 12 पार्ट करके वो एक जो पार्ट है उसको ले लेता है, उससे क्या करता है बाकी के जो भी ग्राहक होते हैं उसको देता है, ठीक है, मतलब तोल के दे देता है, ठीक है। रिलेटिव द मास ऑफ द वन पीस ऑफ द वाटरमेलन, अब सोचो ये रिलेटिव जो मास है ये क्या है, वन पीस ऑफ द वाटरमेलन, है ना। जैसे वाटरमेलन का वन पीस यानी 1/12, देखो 1/12 का मतलब क्या होता है कि एक का 12वां हिस्सा यानी, है ना, 12 पार्ट ऑफ 1 यानी 1 का 12 पार्ट, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे फूड सेलर जो फ्रूट बेच रहा है, आपको नीचे देखो पिक्चर में दिखा रखी है, नाउ सेल्स हिज फ्रूट बाय द रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट यानी एफएमयू, जैसे वो एक एएमयू होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये एफएमयू फ्रूट मास यूनिट। तो जैसे कि तरबूज है, तरबूज को 12 टुकड़ा कर दिए बी में, है ना, और फिर देखो सी में एक टुकड़ा ले लिया, अब एक टुकड़े से बाकी के जो फल मतलब जो बाकी के फ्रूट्स है वो उनको तोल के दे सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटॉम वाला एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटॉम एज द कंपेयर्ड 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटॉम, यानी कि जो 12 टुकड़े थे उनमें से एक टुकड़े को लेकर हम उसके हिसाब से क्या है एवरेज मास निकाल सकते हैं, और ठीक है हम उसको यूज ले सकते हैं। अब देखो कुछ नीचे टेबल 3.2 दे रखी है, जितनी टेबल दे रखी है ना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनको ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन का मास दे रखा है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, तो इनको देख लेना एक बार, और क्लोरीन का 30.5 है, एल्शियम का 14। अब हम देखते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ठीक है, एटम्स कैसे रहते हैं। तो देखो कोई भी एटम जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिपेंडेंटली यानी कि फ्री की कंडीशन में नहीं रह सकता, ठीक है। Atoms are the molecules ions, the molecules of the ions aggregate large numbers of the matter that we see, यानी कि जब वो अगर एक मतलब खुद स्वतंत्र कंडीशन में नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, तो उसे क्या चाहिए, उसे कुछ ग्रुप चाहिए जिसमें वो रह सकता है, और उन ग्रुप से ही क्या बनता है, कोई मैटर बनता है। अब देखते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल क्या है, जैसे कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल होता है, जैसे किसी भी मेटल का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम होता है। एलिमेंट के लिए तो एटम होता है, बट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टॉपिक है, पेज करो 3.3.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो देखो ध्यान से, देयर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन एटम आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ द एटम, यानी कि एलिमेंट्स का अगर हम मॉलिक्यूल्स निकालें तो क्या होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, कंपाउंड के होते हैं, बताया मैंने, बट एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो वो देख रहे हैं हम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज जैसे आर्गन है, हीलियम है, ठीक है, इनका तो क्या होता है, वन होता है ना। जैसे हीलियम है, हीलियम के साथ कुछ नहीं होता, वन होता है ना। और बाकी के कुछ होते हैं जैसे ऑक्सीजन ले लो, O2, ऑक्सीजन का भी अकेले नहीं होता, यानी 2 साथ चलेगा। हाइड्रोजन ये भी कभी अकेले नहीं होता, क्या चलेगा, H2 चलेगा। तो कहने का मतलब ये जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, देखो, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ द मोस्ट ऑफ ऑर्बिटल सच एज, देखो क्या ऑक्सीजन वगैरह जो है ये, ठीक है, तो O2 है, तो O2 क्या एटॉमिक है, यानी कि डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम, यानी कि 2 एटम है इसमें ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का क्यों, अकेला जो एटम है वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं रह सकता, इसलिए उनको चाहिए। इफ 3, अब देखो अगर ये O2 की जगह 3 हो जाए सपोज कर, तो ये क्या बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगी, क्या बन जाएगा, ओजोन, जो गैस होती है, ठीक है। तो एटम ऑफ द ऑक्सीजन यूनिट्स इनटू ए मॉलिक्यूल स्टेट ऑफ द यूजुअली 2 वी गेट ओजोन 3। अगर हम वैसे तो 2 यूज करेंगे, अगर हम 3 यूज कर लेंगे तो हमें ओजोन मिल जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटॉमिसिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स आर एलिमेंट्स सच एज द कार्बन डू नॉट हैव द सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, लार्ज एंड डिफाइंड नंबर ऑफ द एटम्स। अब देखो टेबल नेक्स्ट जो है आपके 3.3 में देखो क्या है, कुछ आपको एटम कुछ आपको एलिमेंट दे रखे हैं, और आपको ये बताना इसमें दे भी रखा है कि कौन सा मोनोमेटिक है, जिसमें एक ही होगा वो मोनोमेटिक होगा, बाकी जिसमें 2 यूज होगा वो क्या होगा, डायमेटिक होगा। जैसे क्लोरीन अकेला नहीं, इसको Cl2 बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ हमने एलिमेंट पढ़ा, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड। तो देखो एटम्स आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जब जाना कि क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या होता है, आपने कंपाउंड है, क्योंकि वाटर में H है और O है, 2 एलिमेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और मैंने
आपको बताया था कि कंपाउंड जो होता है ना उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे वाटर का रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है, यानी कि F तो होगा 1 और O होगा 8, ठीक है। तो ऐसे अगर नीचे टेबल दे रखी है आपको, अमोनिया है NH3, तो N कितना होगा, 14 के रेशियो में होगा और HH3 के रेशियो में होगा। तो ये रेशियो फिक्स होता है किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए। अगर हम रेशियो चेंज करते हैं तो वो कंपाउंड नहीं मिलेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो कुछ अदर कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। जैसे ओजोन का भी मैंने समझाया था कि O2 ऑक्सीजन गैस है, लेकिन एक और बढ़ा दिया उसमें एटोमिसिटी, तो क्या बन गया O3, यानी कि O3 यानी कि ओजोन गैस। तो कहने का मतलब अलग अलग है ना, ऑक्सीजन O2, ओके। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं व्हाट इज द आयन, ठीक है। आयन क्या होता है, तो देखो कंपाउंड, चलो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। Hello, good morning friends. Welcome to your class. Today's class for class 9th student subject science. पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 3 है उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए हैं हमने, यानी कि हमने मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ते हैं आयंस के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 36 देखो। टॉपिक है आयंस। देखो आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज एन आयन, आयंस क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो पढ़ते हैं इसमें, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेंट्स चार्ज स्पेशल, यानी कि हर जो कंपाउंड है, ठीक है, इस यूनिवर्स में दो टाइप के कंपाउंड है, नॉन मेटल और मेटल। तो इनके ऊपर क्या होता है, कुछ चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और चार्ज टू टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो आयन में आयंस जो होते हैं में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम दैट हैव द नेट चार्ज ऑफ द एटम, एंड आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली। ए नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन, यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको आयन बोलते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसको कैशन बोलते हैं, ठीक है, CaTion। टेक फॉर द एग्जांपल जैसे सोडियम है, ठीक है, NaCl, हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। तो Na देखो Na ये तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और Cl जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तब ये दोनों जाके मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, NaCl, यानी कि जो सॉल्ट है, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम आयंस को देखेंगे। तो देखो नेगेटिव चार्ज, हाँ देखो, एक ग्रुप ऑफ द एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज द पॉलीएटॉमिक, यानी कि जो ग्रुप एटम को कैरी करता है उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। टेबल नंबर जो नेक्स्ट आपको दे रखी है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो इनका रेशियो कितना होता है, 5:2 होता है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है, तब जाकर मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। आगे देखो राइट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आयंस के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, यानी चार्ज, सिर्फ आयंस के बारे में ध्यान रखना, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी हम केमिकल फॉर्मूला राइट करना सीख रहे हैं कंपाउंड्स का, ठीक है। तो देखो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन, यानी किसी भी कंपोजिशन का सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि उसको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है Na अपने आप में क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो Na को तो हमने Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को तो, बट ये क्या है, ये कंपाउंड है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NaCl। तो NaCl क्या है, एक फॉर्मूला, NaCl का बन गया फॉर्मूला। तो इस टाइप के फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं वो हम आज इस, ठीक है, टॉपिक में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखो द कॉम्बिनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की जो कॉम्बिन की पावर होती है, मतलब कंबाइन करने की जो पावर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, है ना। और बैलेंस कैन बी यूज्ड टू फाइंड हाउ एटम ऑफ द एन एलिमेंट बी कंबाइन, यानी बैलेंस से हमें ये पता लग सकता है कि कोई कितने मतलब किस प्रकार कंबाइन करेगा।
विद द एटम्स। देखो अनदर एलिमेंट्स ऑफ द केमिकली कंपाउंड, यानी एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकली कंपाउंड होते हैं या फिर कॉम्बाइन होते हैं तब जाके कोई कंपाउंड को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ द एंड्स ऑफ आर्म्स, ठीक है, ऑफ दैट एटम। देखो नीचे आपकी एक एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी? देखो ह्यूमंस बीइंग, यानी हमारे पास 2 हाथ होते हैं, ठीक है, बट ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के पास कितने हाथ होते हैं? 5 हाथ, सॉरी 8 हाथ होते हैं, ठीक है। तो सोचो कि हम अपने हाथों को ऑक्टोपस के हाथों से किस प्रकार कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम किस प्रकार अपने आप को लॉक कर सकते हैं, यानी ऑक्टोपस और हम। तो देखो हमें उसको लॉक करने के लिए, क्योंकि उसके पास 8 है, हमारे पास 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर हाथ से, मतलब अपने एक हाथ से उसके 4 हाथ पकड़ने पड़ेंगे, तब जाकर वो लॉक होंगे ना, ठीक है। तो इसी टाइप से ध्यान रखना, अगर हम इस चीज को जैसे ह्यूमन को एच से शो करें, ऑक्टोपस को ओ से शो करें, ध्यान देना, ह्यूमन को एच से शो करे और ऑक्टोपस है उसको किससे शो करे? ओ से शो करे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओ एच ओ, यानी कि ओ ऑक्टो मतलब ऑक्टोपस और एच ओ यानी कि ह्यूमन के हाथ, यानी कि हमें ऑक्टोपस का एक ही बोलते हैं, ह्यूमन का कितना? 4, कहने का मतलब हमें एक हाथ से अपने उसके 4 हाथ पकड़ने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे 2 हाथों से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं? इनका फॉर्मूला राइट करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, आपको टेबल दे रखी है 3.6, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल्स भी हमें दे रखे हैं। सिंबल्स तो आपने शायद आई थिंक आपको आगे होंगे, एलिमेंट्स के सिंबल ध्यान रखना। अब हम इसमें क्या देखेंगे? नई चीज़ देखेंगे हम इसमें, क्या बोलते हैं, बैलेंसी, और इसमें आयंस, कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है ना। ओके, तो इसमें बैलेंसी होती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट बैलेंस देखो, जैसे सोडियम पॉजिटिव होता है और ये इसकी बैलेंसी बनी होती है, इनकी 3 सोडियम पोटेशियम सिल्वर और कॉपर की 1 होती है। आगे मैग्नीशियम है, इसकी 2 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन और कॉपर, इनकी सबकी 2 होती है। फिर एल्यूमिनियम है, इसकी 3 होती है, और आयरन है जो लोहा होता है उसकी भी कितनी होती है? 3 बैलेंसी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गए मेटल्स, और अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो देखो नॉन मेटल्स ग्रुप में सारी कैसे होती हैं? हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सबकी क्या होती है? 1 होती है, +1 होती है, -1 होती है, वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं? जो इन एलिमेंट से बनते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे NH4 यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए पॉली क्या बन गया? एटॉमिक बन गया, ठीक है। तो इस पे बैलेंस देख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सबकी बैलेंस हमें ध्यान रखनी, क्योंकि इनका यूज हम आगे फॉर्मूला बनाने में करेंगे, ठीक है। अब पेज चेंज करते हैं। नेक्स्ट है द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो द राइटिंग ऑफ द केमिकल्स। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, ये जो आपको 3 रूल्स दे रखे हैं, 3 डॉट, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हम अगर फॉर्मूला राइट कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखो पहला है कि बैलेंस चार्ज ऑन द आइकॉन मस्ट बैलेंस, यानी कि इनकी जो बैलेंस चार्ज है ये बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द मेटल और नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबॉलिक मेटल्स रिटन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जब आप मेटल और नॉन मेटल का कंबाइंड कराते हो या फिर इनका फॉर्मूला राइट कर रहे हो, तो उसमें जो मेटल्स होता है ना, उसको हम पहले राइट करेंगे, ठीक है। कैसे? देखो अभी बात करते हैं NaCl की। तो NaCl में क्या है? Na में सोडियम, सोडियम क्या है? मेटल, और Cl में क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैस। तो यानी कि वो नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल की हमने रिएक्शन कराई, तो हमने क्या है? सोडियम को पहले राइट किया, Na को पहले राइट किया, फिर Cl बाद में, ठीक है। इसी टाइप से देखो और भी है CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम भी मेटल है, ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि गैस है, गैस क्या है? नॉन मेटेलिक, तो यानी कैल्शियम को पहले राइट किए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये ध्यान रखेंगे, मेटल को फर्स्ट राइट करेंगे, फिर नॉन मेटल राइट करेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इन कंपाउंड फॉर्मूला द फॉर्म पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर किसी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो उनको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे, किसमें? ब्रैकेट में। जैसे मान लीजिए आ गया NH4, ठीक है। जैसे CH NH4 को करवाना है, मान लीजिए, तो NH4 क्या है? ये है ना,
ये है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटॉम है, बहुत ज्यादा एटॉम है, N है और H है। तो इस चीज को हम किसमें शो करेंगे? ब्रैकेट में शो करेंगे। इसमें ब्रैकेट में। तो ये तीन जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से इनके फॉर्मूले राइट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो इनको ब्रैकेट में लिखना है और इनकी वैल्यू जो बाहर लगानी है, लेकिन मान लीजिए सिंगल सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे Na की हम रिएक्शन कराते हैं OH से। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो OH और Na प्लस इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको NaOH यानी विदाउट ऐसे लिख सकते हैं। सिंगल है तो अगर मान लीजिए OH और 2 होता है तो 2 यहाँ पे लग जाता, होता तो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स। देखो अब हम कुछ फॉर्मूला राइट करते हैं। पहले क्या करना होता है? देखो सबसे पहले हमें जो भी आपको एलिमेंट दे रखे हैं उनके सिंबल को राइट करना होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? एंड द इनकी बैलेंस जो होती है, बैलेंस को हम इनके नीचे बिलो यानी इनके नीचे राइट करते हैं। एंड फिर तक क्रॉस ओवर बैलेंस तक कंबाइन एटम्स। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या है एलिमेंट? हाइड्रोजन है और क्लोराइड मतलब क्लोरीन है। तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन H और क्लोराइड कितना है? H और ये Cl, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पहली बात तो। और हाइड्रोजन है उसमें वैलेंसी कितनी होती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन में वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे लिखनी है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, वो नीचे लिखनी है, ठीक है। और फिर इनको क्या करना है? ये -1 होती है, ये +1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको क्या करना है? क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस क्या करना है? इनको क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है, H भी 1 है, H into 1 H और Cl, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो नेक्स्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो सल्फाइड है तो सल्फाइड में सल्फर सल्फर S और यहाँ पर उसके वैल्यूज लिखेंगे 2, ठीक है। तो देखो H का हो जाएगा 2 और H हो जाएगा 1, तो 1 को 1 पे लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। H2S इसी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल है ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और एक और देख लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ठीक है, आपको इसमें दे रखे हैं फॉर्मूला। देखो थर्ड वाला कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें देखो कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया है, आगे क्लोराइड लिख दिया, कार्बन नीचे 4 लिख दिया, ठीक है। और Cl, ठीक है, इनको क्रॉस करके देखा तो CCl4 आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ द केशन Mg2+, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हम लिखेंगे तो Mg इसको हम किसमें लिखेंगे? मतलब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2+। अब देखो जैसे लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखो Mg, ठीक है, मैग्नीशियम Mg और Cl मतलब क्लोराइड। Mg कितनी होती है? Lnc2 होती है, 2+। और क्लोरीन की अभी बताया था थोड़ी देर पहले -1, ठीक है, ये 1 माइनस होती है। अब इनको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? Cl2, ठीक है, और Mg पहले आ जाएगा, MgCl2, ठीक है। Cl क्लोरीन गैस है ना, तो ये पहले लिख सकते हैं गैस को, इसलिए Mg आएगा आगे, ठीक है। चलो कुछ और देख लो, फॉर्मूला ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास।
टुडेज क्लास फॉर क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है साइंस। तो पिछली क्लास में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में देखे थे, आज हम देखते हैं ठीक है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम अपना टॉपिक देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है और फिर हम उसको आगे हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और है ना, और एक तरह से हार्ड टॉपिक है। तो ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो देखो मॉलिक्यूलर मास देखते हैं पहले तो हम कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो देखो this concept can be extended to the calculate molecular masses। ठीक है, देखो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मास, यानी कि मॉलिक्यूल का मतलब होता है कंपाउंड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल मास को एक तरह से एटॉमिक मास की तरह ही क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और इट्स देयरफॉर ऑफ द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मास ऑफ द यूनिट u, यानी जिस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं उसी प्रकार हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे दे रखा आपको, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का पहले तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कितना होता है 1u, क्या होता है 1u, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16u, कितना 16u, तो 1 into कितना 2 और प्लस में 16 into 1, ये तो 1 into हो गया 2 और प्लस में ये 16, तो कितना आ गया आपका 18। ठीक है, क्या आ गया 18 मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ध्यान देना मॉलिक्यूलर मास होता है, इसको हम यू में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो एटॉमिक मास है वो एलिमेंट्स के लिए शो होता था, यहाँ पर हम कंपाउंड का कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, और देख लो उसमें HNO3 है। ठीक है, तो HNO3 में देख लो HNO3, इसमें देखो H का कितना है 1, तो 1 into 1 प्लस में N का कितना होता है 14 है ना, तो 14 into 1 और प्लस में O3 16 into कितना 3, ये हो गया 48, ये हो गया 14 और ये हो गया प्लस में 1। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 63u, कितना आ जाएगा 63u। तो इस प्रकार हम एटॉमिक क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। तो देखो जैसा ये होता है ना मॉलिक्यूलर मास सेम ऐसा ही क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट होता है। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मास इज ऑफ द ऑल एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड बाय द सेम मैनर है तभी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, एंड जिस प्रकार हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं उस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो वो है वी यूज द फॉर्मूला, इसमें हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे अभी क्या है, पार्टिकल्स आर द आयंस फ्रॉम द एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट NaCl। ठीक है, तो देखो जैसे NaCl Na कितना होता है 33 into 1 प्लस Cl कितना होता है 35 into 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 58 into 58.5। ठीक है, ये भी इसकी यूनिट क्या होती है, ये होती है। तो ये फॉर्मूला मास है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ही फॉर्मूला मास होता है, समझो आपको। ठीक है, अगला है, ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ध्यान से। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन टू द फॉर्म वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इनका कैसा फॉर्म होता है, तो देखो पहला पॉइंट, 2 molecules of hydrogen combined with 1 molecule of the oxygen form a 2 molecules of the water, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल्स दोनों ही कंबाइन होते हैं, तब जाके क्या बनते हैं, वाटर के 2 मोलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4u हम ये कह सकते हैं कि 4u हाइड्रोजन कितना होगा 4u, क्यों, क्योंकि 2h2। ठीक है, तो 4u, तो यानी 4u हाइड्रोजन। ठीक है, और 32O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, डायटोमिक होता है ना, तो 32 ये हो गया। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना बना रहे हैं
36 U ऑफ वाटर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो वी कैन infer from of the above equation that the quantity of the substance can be characterized by the mass of the number of the molecules, यानी कि हम किसी भी जो एलिमेंट है या फिर सब्सटेंस है उसका जो मास है हम टू टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल में कर सकते हैं और एटॉमिक मास में कर सकते हैं। बट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली ऑफ द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स टॉकिंग पार्ट ऑफ द रिएक्शन देयरफॉर, ठीक है। यानी कि जो हम ये अलग अलग तरीके से हम जो मास निकालते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए एक जो नई यूनिट बनाई गई थी जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसमें क्या होता है देखो, इट इज द मोल कांस्टेंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो यानी कि थोड़ा मुश्किल होता है कि हम किसी सब्सटेंस का जो मास है मॉलिक्यूल्स में काउंट करें फिर एटम्स का काउंट करें, ठीक है। तो रेदर देन देयर मासेस सो ए न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस, तो इसके लिए क्या है एक नई जो सबका नई जो यूनिट है जिसे हम मोल कहते हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी, चाहे तो वो एटम्स हो या फिर एलिमेंट हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो या कोई भी पार्टिकल्स हो, ठीक है, उसका जो 1 मोल होगा वो हमेशा कितना 6.022 into 10 to power 6.022 into 10 to power minus 10 to power 23, ठीक है, इसके इक्वल होगा। यानी ये फिक्स है कि 1 मोल यही होता है क्या 6.022 into 10 to power 23, ओके। तो देखो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑक्टेन वैल्यू है, यानी इसको हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या है ऑक्टेन क्या है प्राप्त किया है, ठीक है। और दिस नंबर इज कॉल्ड द एवोगाड्रो, इस नंबर को क्या बोलते हैं एवोगाड्रो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था एमिलो एवोगाड्रो, ठीक है। तो उन्होंने अपने ही नाम पे इसको, ठीक है, इस वैल्यू को दे दिया था, ओके। तो देखो अब इसमें ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1 मोल का मतलब होता है इतने एटम्स, देखो दोबारा, ठीक है, हाँ जी वैसे समझो 1 मोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में 1 मोल हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इतने क्या है उसमें एटम्स हैं, क्या है एटम्स मौजूद हैं 1 मोल में। जैसे हमको पता है कि 1 डजन क्या है 1 डजन इक्वल टू क्या होते हैं 12, ठीक है, 1 डजन इक्वल टू होते हैं 12। ऐसे 1 मोल क्या है ये वैल्यू है, यानी इतने एटम्स को मिला के 1 मोल बोलेंगे। भाई 12 कोई भी चीज़ हमारे पास 12 होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको 1 डजन, ऐसी प्रकार है ये, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। तो देखो the mass of the 1 mole of the substance is equal to its relative atomic or the molecular mass in the grams, ठीक है। तो देखो जैसे molecular mass होता है कि, ठीक है, जैसे हमने अभी निकाला था इसको का 18 U आया था, ठीक है, molecular mass। तो अब हम बात करते हैं कि इन मोलर फॉर्म, यानी मोलर में कितना आएगा, तो मोलर में आएगा इसका 18G, यानी सिर्फ U और G ये दोनों क्या होता है रिप्लेस होते हैं, ठीक है। U की जगह क्या आ जाता है G आ जाता है। तो देखो द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट गिव्स अस the mass of one atom to that element atomic mass U, and to get the mass of the 1 mole atom of the element this is the molar mass we have to take the same numerical value of the change U to G, and सिर्फ U को क्या है G से बदल देना है, बाकी की जो सेम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें यहाँ पर लेनी है। मास ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्राम में होता है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जैसे 1 U है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 U, एंड तो अब इसका आप पूछोगे सर मोलर मास क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1G, ठीक है 1G। तो देखो 1 U का 1G हो गया। ऐसे 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 1 मोल एटम्स हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हैं 1 मोल एटम्स हैं, ठीक है। और 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.022 into 10 to power 23, ओके। सिमिलरली आप देखो 16 U किसका मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 U, ठीक है, ओके। एंड अब हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में भी क्या है 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 1 मोल एटम्स है, यानी 16 जो होता है ना ऑक्सीजन का इसमें क्या है 1 मोल, यानी कि हम मान लेंगे इसमें भी क्या है 1 मोल एटम्स हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ये मोल कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो
थिंग्स एलिमेंट है उसमें हमेशा ये फिक्स क्वांटिटी होती है कि एक मोल को हमने कितना लिया है 6.022 into 10 to power, ठीक है, 23 एटम्स। आगे देखो, टू फाइंड द ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम, ठीक है, यानी कि ग्राम मोलिकुलर मास निकालो या फिर इसका मोलिकुलर मास निकालो, हमें वैल्यू सेम लेनी है, बट सिंपली चेंज क्या u टू g, बस u को किस में चेंज करना है, g में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, जैसे हाइड्रोजन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो 18 ग्राम जो आपका वाटर होता है हैज 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन का होता है 1 u एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 g, और O2 का ऑक्सीजन होता था 16 U पहले, अब हो जाएगा 16 G, ठीक है। तो सिर्फ क्या है, यूनिट सी तो चेंज हुई है, U की जगह क्या आ गया, G आ गया, बस सिंपल। और हमें इतना ध्यान रखना है कि जो 16 U है इसमें भी कितना होगा एटॉमिक मास 1 मोल, ठीक है, एटॉमिक मास में मोल मास कितना होगा 1 मोल। आगे देखो, केमिकल केमिस्ट नीड टू बी नंबर ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शन एंड द फॉर दिस नीड टू बी रिलेट द मास इन द ग्राम्स टू बी मस्ट डन बाय, जैसे 1/6.003। अब देखो इसको हम रिलेटिव मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, ठीक है, यानी जो मोल है वो केमिस्ट काउंटिंग यूनिट है, यानी कि जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री के ज्ञाता होते हैं, वो इसी यूनिट्स में किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड को कैलकुलेट करते हैं। अगर देखो द वर्ड मोल, मोल जो वर्ड है, तो सबसे पहले 1896 में क्या हुआ था, विलियम ऑसबॉल्ड नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने डायरेक्ट किया था इसको, और इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला था, वहाँ का जो लैटिन वर्ड था ये, और लैटिन में इसका जो मतलब था हीप, हीप मतलब एक तरह से ढेर या फिर समूह, ठीक है, यानी कि हिप या फिर पाइल, पाइल का मतलब भी ढेर या समूह होता है। कि सबटेक्स्ट में बी कंसीडर्ड एज ए हिप ऑफ द एटम्स, हिप मतलब ढेर, एटम्स का ढेर, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, दैट यूनिट्स, एटम्स हो सकता है, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है, एंड यूनिट्स ऑफ बार एक्सपेक्टेड। अब देखो 1896 के बाद में ये जब डेराइव हुआ था, उसके बाद 1967 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, और इसी को हम एक तरह से रिपोर्टिंग ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑफ मैसिव हिप, यानी कि हम तब से इसको एक तरह से यूज करने लगे। अब आगे का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको 2-4 बार रीड करोगे, ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।